तो मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। इन दिस कॉन्सेप्ट ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। जिस पीरियड का बात कर रहे हैं हम लोग, पीरियड आपको पता चल गया, 1 साल का पीरियड जनरली होता है। शुड ओनली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, क्योंकि जनरली हम लोग बैलेंस शीट अकाउंट जो बनाते हैं उसी पीरियड का बनाते हैं, ठीक है, जनवरी टू दिसंबर। तो इस पीरियड का सारा एक्सपेंस, इस पीरियड का सारा रेवेन्यू मैच हो जाना चाहिए। इतना सही तो बात है। रेवेन्यू बार बार चीख चीख कर कह रहा है, प्लीज मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता है, मेरे दोस्त एक्सपेंस को भी खोज के लाओ। तो जब भी रेवेन्यू को हम डालते हैं तो रेवेन्यू का दिल नहीं लगता है। तो रेवेन्यू को एक्सपेंस के साथ रखो। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड, देन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अर्न दैट रेवेन्यू शुड ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड। मैचिंग करना है। तो हमारे कॉन्सेप्ट में हम लोग हस्बैंड को ले रहे हैं रेवेन्यू और वाइफ को ले रहे हैं एक्सपेंस। तो हमेशा रेवेन्यू को हस्बैंड को वाइफ के साथ मैच कर दो। ऐसा नहीं हो कि हस्बैंड किसी और के वाइफ के साथ मैच हो जाए, तो भैया बहुत बड़ा गंडगोल हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि प्रॉपर मैचिंग आपको करना है। दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल कॉन्सेप्ट as it considers the occurrence of expenses and income and do not concentrate on actual inflow or outflow of cash। ये मैं समझा चुका हूं। This leads to adjustment of certain items like prepaid and outstanding expenses, unearned और accrued income। ये भी मैंने आपको समझा दिया है। कोई भी धंधा हो वो सेल क्या करेगा, चाहे तो गुड्स सेल करेगा या सर्विसेज सेल करेगा, अल्टीमेटली तो बेचना है भैया। तो जब हम गुड्स को बेचते हैं तो ये रेवेन्यू जनरेट करेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो गुड्स को बेचने के लिए, अब समझ लो मैं साड़ी का बिजनेस करता हूँ। अब साड़ी का जैसे समझ लो बॉक्स, डब्बा डब्बा या उसका कोरियर चार्जेस, तो ये तो डायरेक्टली जितना साड़ी बेचूंगा उतना ही डब्बा लगेगा। तो ये खर्चा जो है, ये एक्सपेंस जो है, ये तो डायरेक्टली सेल से पता चल जाएगा, राइट। और कुछ कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सेल्स से डायरेक्टली नहीं पता चलता है। बात को समझने की चेष्टा करना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम क्या है? बेचना। तो कुछ कुछ एक्सपेंस तो है जो डायरेक्टली पता चल जाता है, डायरेक्टली, ठीक है। और कुछ कुछ एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्टली नहीं पता चलता है, जैसे कि रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी। क्या ये डायरेक्टली पता चलता है? अब इस साल माल हम 2 लाख पीस बेचें या 4 लाख पीस बेचें, रेंट ऑफ द गोडाउन या ऑफ द ऑफिस 50,000 रुपया महीना जो है वो फिक्स है भाई। सैलरी जो एम्प्लॉयज का है वो फिक्स है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जो आ रहा है वही आ रहा है। बट कभी कभी ऐसा होता है कि पैकिंग कॉस्ट, हर आइटम पे मेरा 10 रुपया का पैकिंग कॉस्ट लगना है। 10 लाख पीस हमने बेचा इस बार, तो 10 लाख इंटू 10, ठीक है, 1 करोड़ रुपया मेरा पैकेजिंग का कॉस्ट है, 1 करोड़ रुपया। तो ये कॉस्ट जो है, ये एक्सपेंस जो है, ये तो डायरेक्टली सेल्स से रिलेटेड है। ये बात मैंने पहले भी कह दिया। बट कुछ कुछ कॉस्ट ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सेल से नहीं रिलेटेड होते हैं, जैसे कि रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब डायरेक्टली नहीं होते। कैसे करेंगे हम मैचिंग करना ना? ये अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो दोस्त इसमें हेल्प करता है पीरियोडिसिटी का कॉन्सेप्ट। ये बोला जाता है कि इस साल का
जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो भी सेल्स है उसको मैच करना है हमको एक्सपेंस से। तो अगर रेंट को अगर हमको मैच करना है इस 1 ईयर को, 1 ईयर का सेल्स को अगर हमको एक्सपेंस से मैच करना, तो ये पीरियोडिसिटी हेल्प करता ना। रेंट अपने कैसे देते हैं, सैलरी कैसे देते हैं, ये मंथली बेसिस पे देते हैं। तो मंथली मतलब हो गया 1 साल में 12 महीना, 12 मंथ्स। तो ये 12 मंथ्स का कैलकुलेशन पूरा आ जाना चाहिए, ना होना चाहिए 11, ना होना चाहिए 15, बस। तो अपना मेन गुरु मंत्र है 12 मंथ्स। तो जब एक बच्चा ये समझ जाए कि ये 12 मंथ्स पीरियड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो उसे कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगा। अब दोस्त, जितने भी हम लोग एडजस्टमेंट्स देखते हैं कि रेंट ऑफ 2 मंथ्स नॉट पेड, रेंट्स ऑफ 2 मंथ्स नॉट पेड, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो रेंट लिखते हैं कि रेंट चलो 1 लाख रुपया करके था, तो रेंट हमने 10 लाख रुपया लिखा, आउटस्टैंडिंग रेंट 2 लाख। या इसको इतना सिंपल नहीं लिखते हैं, बोलते रेंट टिल अक्टूबर वॉज पेड। तो अच्छा, टिल अक्टूबर वॉज पेड मतलब नवंबर एंड दिसंबर का बाकी है, तो 2 महीना का बाकी है, चलो ठीक है, तो 2 महीना का आउटस्टैंडिंग लिख दिए। और जब बैलेंस शीट में हम लोग जाते हैं तो वापस से वही करते हैं, बैलेंस शीट में इसको आउटस्टैंडिंग रेंट लिखकर लायबिलिटी में डाल देते हैं। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट कहां से आ रहा है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, अक्रूवल कॉन्सेप्ट मिलकर एक कॉन्सेप्ट को बना रहे हैं कि भैया 12 महीने का टाइम पीरियड को पकड़ना है और मैच भी करना है सेल्स के साथ। तो देखोगे तो नेचुरली ऑटोमेटिकली सब कुछ मैच होते चला जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लो। सैलरी हमने किसी को 3 महीने का एडवांस दे दिया है, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, इस साल का इनकम जो है, इस साल का इनकम से सिर्फ इस साल का एक्सपेंडिचर को डालो। ये 3 महीने का जो एडवांस है वो तो नेक्स्ट ईयर का है दोस्त, नेक्स्ट ईयर का है। तो जब भी एडवांस दे देते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, सैलरी इस साल दिया हमने 15 लाख, एडवांस हमने दे दिया 2 लाख रुपया किसी को, तो लेस करेंगे एडवांस कि ये इस साल का नहीं है जी। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग सही प्रॉफिट निकालें। रेवेन्यू हम रिकॉर्ड करेंगे 12 लाख, एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करेंगे 10 लाख। कोई शक है आपको? बताइए, क्या 10 लाख रिकॉर्ड करेंगे हम? सोचिए, फर्स्ट डे हमने कुछ कराया था कि 12 लाख रेवेन्यू, क्योंकि हाँ 150 इंटू 8,000 पीस, और ये तो हमारा सेल्स है। और सर 10,000 पीस हमने खरीदा था 100 रुपया करके, तो सर फिर तो हो गया ना दोस्त। बेचा कितना है, बार बार मैचिंग का मतलब क्या है, बेचा है हमने 8,000 पीस, तो मैच उस 8,000 पीस के दूल्हे से मिलाओ भाई। 2,000 पीस जो है अभी तो कुंवारा है, उसकी शादी ही नहीं हुई है, राइट। तो ये मैचिंग कैसे कर रहे हो आप लोग? 8,000 पीसेस आर बीन सोल्ड, तो 8,000 के साथ 8,000 का कॉस्ट को हमको जोड़ना है। ये कॉन्सेप्ट को आप अभी तक अगर नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्लीज ये सब चीज को दिमाग में बैठा लो। तो रेवेन्यू तो है हमारा 12 लाख रुपया, और एक्सपेंस जो है, क्योंकि 8,000 पीस बेचा है तो एक्सपेंस हमारा होना चाहिए 8 लाख रुपया। आगे देखते हैं, सम को थोड़ा और फॉरवर्ड करते हैं। ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो देखो अब यहां पर आ गया अकाउंटिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो दोस्त 12 मंथ्स का सारा खर्चा, वो पैसा दिया हो या नहीं दिया हो, ये 12 मंथ्स का सारा एक्सपेंस आएगा क्या नहीं आएगा, मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, तो रेवेन्यू में 12 लाख रुपया का रेवेन्यू आ चुका है, इधर 8 लाख रुपया का एक्सपेंस आ चुका है, तो क्या यही एक्सपेंस है? एक्सपेंस तो और भी होगा ना,
तो और भी एक्सपेंस को हम लोग ऐड करेंगे एक्सपेंस के साइड में। ठीक है, तो ये पीरियड है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर 2015। तो पीरियोडिसिटी अपने को पता चल गया है कि ये 1 जनवरी टू 31 दिसंबर है। ही पेड शॉप रेंट 3000 रुपीज फॉर 11 मंथ्स। अब दोस्त देखो, ये 11 महीना तक का पैसा दिया है, तो नहीं सर 11 महीना दिया है तो क्या हुआ, हम तो पकड़ेंगे 0.36, 12 इंटू 3 होता 36,000 रुपया। ठीक है, तो 0.36 पकड़ेंगे हम सर, 12 महीना का पकड़ेंगे क्योंकि हमें पूरा साल का खर्चा निकालना है। एंड पेड 8 लाख टू द सप्लायर्स ऑफ गारमेंट्स। देना था 10 लाख, दिया है 8 लाख, तो हम ये कह सकते हैं कि सर 2 लाख रुपया जो है ये आउटस्टैंडिंग है सर। ये हम जरूर लायबिलिटी साइड में जरूर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। एंड रिसीव्ड 10 लाख फ्रॉम द कस्टमर। तो कस्टमर से मिलना था 12 लाख रुपया, मिला है 10 लाख रुपया। अच्छा सर, तो हम 2 लाख रुपया सर जरूर ट्रेड रिसीवेबल्स में रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड में। तो यहां तक बात मेरे ख्याल से आप सबको क्लियर है। तो 2 से 3 मिनट का समय मैं आपको देता हूं मेरे दोस्त, प्लीज एक बार बनाइए, मजा आएगा। ज्यादा देर का काम नहीं, 2 से 3 मिनट का काम है। तो आपका समय शुरू होता है अभी। ठीक 3 मिनट में हम मिलते हैं आपसे। अपने को पता है कि हमने गारमेंट बेचा था 8,000 पीस का। अपने को यह पता है कि ये परचेज हमने किया था 10,000 पीस। दोस्त अब ये मैच तो हो नहीं रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस मैच नहीं हो रहा है। तो यहां 10,000 है और यहां 8,000 है। सीधा सीधी समझो, यहां 10,000 और यहां 8,000 है, तो बैलेंस कैसे हो?
अब दो उपाय है बैलेंस करने का, या तो हम परचेज से 10,000 के जगह 8,000 पीस का परचेज लिखें हम, तो ये बैलेंस हो जाए, या हम इधर में 2,000 पीस को और लेकर आए तो ये 10,000 हो जाए। तो जिस दिन आपके दिमाग में ये चीज आ जाए कि इस तरीका से हमको काम करना है, देखो कोई गलती नहीं होगी कभी भी। हम लोग जनरली क्या करते हैं, अब देखो हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग को ये सिखा दिया गया है कि एक काम करो भाई, यहां सेल्स लिखो और जो स्टॉक बच गया है उसको यहां लिख दो। जो स्टॉक बच गया है, राइट, तो अपने क्या करते हैं, जो स्टॉक बच गया उसको यहां लिख देते हैं, 2 लाख रुपया हम लोग यहां लिख देते हैं। कोई डाउट है आपको? या इसको अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां स्टॉक नहीं लिखेंगे, हम लोग परचेज दिखाएंगे, बट फिर क्या होता है पता नहीं चलता कि हमने टोटल परचेज कितना का किया। अगर हम इसको 8,000 में लिखाएं, अगर अब हम इसको 8,000 दिखाएं, हमने इसको दिखाया 8,000, 8,000 पीस का परचेज दिखाया, तो ये आया 8 लाख। हमारा रेंट था, रेंट पेड था 33,000, एड आउटस्टैंडिंग 3,000, तो ये हो गया 36,000। तो प्रॉफिट अपना निकल के आता है 3,64,000। 3,64,000 का प्रॉफिट आता है। बट एक बात बताओ, जब हम अकाउंट्स मिलाएंगे, देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, तो इसमें दिखाया जा रहा है कि परचेज सिर्फ 8 लाख रुपया का है, सेल्स 12 लाख का है। बट क्या एक्चुअल परचेज हमने 8 लाख का किया था? नहीं सर, हमने परचेज तो 10 लाख का किया था। तो ये प्रॉफिट सेम ही आएगा दोस्त। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हम लिखेंगे परचेज 10 लाख, यहां पर हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 2,000 पीस बचा है, उसका कॉस्ट प्राइस में लिखेंगे हम, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम 2 लाख रुपया, ठीक है। यहां हम लिखेंगे रेंट, चलो हम एक साथ ही लिख देते हैं 36,000। तो प्रॉफिट जो आएगा वो 3,64,000 का ही आएगा। तो एक तरीका से मैचिंग किया हमने मैचिंग किया। ये जो सेल्स है 8,000 पीस है, तो हमने यहाँ क्लोजिंग स्टॉक ला के, यहाँ क्योंकि 10,000 पीस का हिसाब है, तो हमने यहाँ पर भी 10,000 को बैलेंस कर दिया और मैचिंग कर दिया एक तरह से कि इतना ही को हम ले रहे हैं। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बैलेंस शीट बनाएं, तो बैलेंस शीट में तो अपने को पता है, एक तो 3,000 रुपया आउटस्टैंडिंग देना है, रेंट हमने दिया नहीं था, ठीक है। और क्या क्या बाकी है बताइए। और हमने 2 लाख रुपया पैसा देना बाकी है। ये जो प्रॉफिट आता है 3,64,000 का, ये हम इसके कैपिटल में डाल देते हैं। इधर क्योंकि एसेट साइड में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, ये हम लिखेंगे 2 लाख रुपए का। तो अगर हम कैश का बात करें, 10 लाख आया, 8 लाख गया, ठीक है, और 0.33 गया, तो कुल मिला के 1,67 बैलेंस रह जाता है कैश का। बाकी तो सब हमने जोड़ ही लिया था हमारे बैलेंस शीट में। कहाँ है हमारा प्यारा बैलेंस शीट? अपने को पता है कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो है वो 2 लाख आने का है, और कैश जो है 1,67,000 है। तो अगर आप देखोगे तो बैलेंस शीट हमारा टैली हो जाना चाहिए। ये हो रहा है 5,67,000,
ये भी हो रहा है 5,67,000। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारा रेवेन्यू है 12 लाख, ना कि 10 लाख। एंड ऑल्सो द एक्सपेंसेस करेक्टली। Shop rent for 12 months is an expense item amounting to 36,000 and not 33,000 as cash paid. हाँ, ये आप सब एक्सेप्ट कर रहे हो, समझ भी रहे हो। Should the accountant treat 10 lakhs as expense for purchase of merchandise? ये हम डिस्कस कर चुके हैं दोस्त, कि अकाउंटेंट को मर्चेंडाइज, जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि 12 लाख का सेल है और 10 लाख का मेरा एक्सपेंस है, तो क्या अकाउंटेंट को ये 10 पकड़ना चाहिए? आपको पता है मैचिंग प्रिंसिपल, ये 12 लाख का जो सेल है ये 8,000 पीस पे है, तो ये 8,000 पीस पे ये 10 लाख नहीं होगा जी, ये 8 लाख हो जाएगा। तो 8,000 पीस पे हम करेंगे, तो ये 8,000 पीस पे ये 10 नहीं होगा सर, ये 10 नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये 8 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शुड द अकाउंटेंट ट्रीट 10 lakhs एज एक्सपेंसेस फॉर द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज एंड शुड ही ट्रीट 1,64,000 as profit? Revenue 12 lakhs minus merchandise 10 lakhs and shop rent 36,000. Obviously, the answer is no. Matching links revenue with expenses. ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो ये रेवेन्यू 8,000 पीस का रेवेन्यू है, 8,000 पीस में हमें 12 लाख रुपया मिल रहा है। तो हम जब एक्सपेंस डालेंगे तो हम ये एक्सपेंस 8,000 पीस का ही डालेंगे, ना कि 10,000 पीस का। तो 8,000 पीस का एक्सपेंस 8 लाख होता है, और 2,000 पीस जो हमारे पास बच गया है इसको हम कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लो, ये है फंडा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन का। ये जो 2,000 पीस जो बच गया है इसे हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक का क्या अलग अलग तरीका से वैल्यूएशन होता है। तो फिलहाल के लिए आप ये चीज समझ चुके हो कि ये रेवेन्यू 12 लाख है 8,000 पीस पे, तो ये एक्सपेंस को भी हम मैच करेंगे 8,000 पीस पे। इतना सही बात है। मैं बहुत धीरे जा रहा हूं, एक ही कॉन्सेप्ट को 2-2 3-3 बार मैं खुद जानबूझ के पढ़ रहा हूं दोस्त। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको मैं ये यकीन दिला दे रहा हूं कि जो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको 15-15 बार 20-20 बार करके समझना पड़ता था, उसमें भी आप नहीं समझते थे क्योंकि रटने का आदत हो गया है। तो बार बार हम समझने का चेष्टा करें तो मेरे ख्याल से भले ही समय ज्यादा लगे, बट एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो विश्वास करो आप क्लर्क नहीं हो, बस आप जाओगे अकाउंट्स बना के आ जाओगे। और कहीं पर भी ट्विस्ट एंड टर्न भी अगर दे दिया एग्जामिनर ने तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, बोला यार आई नो इट। क्यों आपको ऐसा लगेगा आई नो इट? क्योंकि आपको लगेगा मैं वो व्यक्ति हूं जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के सभा में मैं अटेंडी था, मैंने अपना राय दिया था, मैं अटेंड करके आया हूं। तो आइए, तो दोस्त रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये बोलना एकदम से सही नहीं होगा। क्योंकि देखो रेवेन्यू में ये जो एक्सपेंसेस जो है, जैसे मैंने कहा 10 लाख तो एक्सपेंस है ही मेरा, 10 लाख का जब मैंने शर्ट खरीदा है तो 10 लाख तो मेरा एक्सपेंस है दोस्त। पैसा दिया हूं या नहीं दिया हूं ये मेरा एक्सपेंस है। रेवेन्यू मेरा 12 लाख है, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये गलत हो जाएगा दोस्त। सर बट रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस ही तो प्रॉफिट होता है, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट। हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दो दोस्त, हम कर रहे हैं पीरियोडिक प्रॉफिट निकालने का काम। इस टाइम पीरियड का बात करो भाई, खर्चा है 10 लाख रुपया खर्चा है, मगर पीरियोडिक इस पीरियड में रेवेन्यू क्या आया, रेवेन्यू आया है 8,000 पीस का। तो इस 8,000 पीस का रेवेन्यू से ही हम खर्चा को मैच करेंगे। तो पीरियोडिक प्रॉफिट हमें निकालना होता है, ये चीज आपको समझना होगा। ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, ये फॉर्मूला नहीं टिकेगा, ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा। आपको ये दिमाग में रखना होगा कि यस ये फॉर्मूला गलत है।
क्योंकि हमें सिर्फ प्रॉफिट नहीं निकालना है, हमें निकालना है पीरियोडिक प्रॉफिट। पीरियोडिक प्रॉफिट में पीरियोडिक रेवेन्यू, इस पीरियड में, इस साल में क्या हमने 10,000 के 10,000 पीस बेच डाले? नहीं सर, हमने सर 8,000 पीस बेचे। तो 8,000 पीस का हिसाब से खर्चा निकालना है, तब जाके ये प्रॉफिट निकलेगा कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो इस एग्जांपल में दोस्त हमारा रेवेन्यू है 12 लाख रुपया, हमारा एक्सपेंस है 10 लाख रुपया, तो हमारा प्रॉफिट आएगा 2 लाख रुपया। बट हम बोलना चाह रहे हैं पीरियोडिक प्रॉफिट निकालने के लिए। इस पीरियड में हमारा रेवेन्यू था, इस पीरियड में हमने 8,000 पीस बेचा है 12 लाख में। तो पीरियोडिक सेल जो हमने किया है पीरियोडिक रेवेन्यू के हिसाब से मैच एक्सपेंस करो, तो इसका मैचिंग का एक्सपेंस सिर्फ 8 लाख आएगा। तो ये हुआ आपका एक्चुअल 4 लाख का प्रॉफिट किया आपने। तो यही बार बार बोल रहा हूं कि पीरियोडिक प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग। इसी को घुमा के जैसे हमने क्लोजिंग स्टॉक भी बना दिया आपको, और इसीलिए हम बता रहे हैं पीरियोडिक प्रॉफिट इज इक्वल टू पीरियोडिक रेवेन्यू माइनस मैच्ड, इसका मैचिंग कर लो एक्सपेंस से, मैच्ड एक्सपेंसेस। तो यही चीज इंस्टीट्यूट भी बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट, बट दिस unqualified equation may create misconception. It should be defined as periodic profit is equal to periodic revenue minus matched expenses. वही चीज, from the revenue of the accounting period such expenses are deducted which are expended to generate the revenue to determine the profit of that period. In the given example, revenue जो आया है it relates only to the sale of 8,000 pieces, 8,000 piece of garments. So the cost of 8,000 piece of garment should be treated as an expense. बस दोस्त यही है। Thus profit is equal to रेवेन्यू 12 लाख, एक्सपेंस 8 लाख, शॉप का रेंट भी पूरा जोड़ लो, 33,000 नहीं जोड़ा गया है, 33 प्लस 3 जोड़ा गया है, तो ये आपका आ गया है प्रॉफिट। एसेट जो है इन्वेंट्री कॉस्ट प्राइस में लिया है, देखो 2,000 पीस 100 रुपीज करके लिया है। अगर ये लगे कि ये 100 रुपीज में भी नहीं बिकेगा, ये 90 रुपया में ही बिकेगा, ये बिकेगा 90 रुपया में, ये डिजाइन पुराना हो गया, तो ये 2 लाख रुपया हम नहीं लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 1,80,000 रुपया। साथ साथ ये मैंने आपको नया चीज सिखा दिया। तो ये क्लोजिंग स्टॉक जो इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन होता है सीपी और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, व्हिचएवर इज लोअर। और अगर समझ लो हायर होता कि नहीं सर ये तो हम, आप तो बोल रहे हो 150 में, क्या आप तो 180 में बेचेंगे, 180 में बेचेंगे सर, तो हम इसको तुरंत के तुरंत 2,000 पीस इंटू 180, 3,60,000 रिकॉर्ड करना चाहते हैं सर, प्लीज अलाउ करिए। नहीं अलाउ करेंगे। क्यों नहीं अलाउ करेंगे? कौन रोकेगा सर? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म रोकेगा। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलता है कि भैया देखो, जब पैसा आने का है तो आ लेने दो पहले उसको, अभी से ख्याली पुलाव मत पकाओ। अगर तुमको लग रहा कि 180 रुपया में बिक जाएगा तो बिकने दो, वरना क्या होगा, तुम आज जाओगे घर पे, डार्लिंग डार्लिंग 180 रुपया में बिकेगा, 3,60,000 आएगा, कॉस्ट अपना था 100 रुपया, 1,60,000 का कमाई है डार्लिंग, चलो मैं तुम्हें नया आईफोन खरीदवाता हूं, और नेक्स्ट डे ही गोडाउन में आग लग गया दोस्त, हो सकता है नेक्स्ट डे गोडाउन में आग लग गया, नहीं बेच पाए। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, जब तक पैसा हाथ में नहीं आ जाए उछलो मत। और अगर लग रहा है कि नहीं, तो सर पैसा हाथ में
180 रुपया करके आ रहा था तो आप उछलने नहीं दिए, ठीक है। बट यहां अभी आपको लग रहा है कि 90 रुपया करके बिकेगा या ये 80 रुपया करके बिकेगा, ये 100 रुपया की जगह 75 रुपया में बिकेगा सर, तो उसको तो आप सीधा सीधी 1.5 लाख रुपया लिखवा दे रहे हो 2 लाख की जगह। अभी बिका थोड़ी ना है सर। देखो 2 लाख की जगह 1.5 लाख लिख लो, कम से कम मन में डर रहना चाहिए, अरे यार ये 2 लाख में नहीं 1.5 लाख में बिकेगा, अरे ये 2 लाख में नहीं 1.5 लाख में बिकेगा। तो कहीं ना कहीं आपने 2 लाख का सामान 1.5 लाख में आपने रिकॉर्ड कर लिया, तो कहीं ना कहीं 50,000 रुपया का नुकसान हो गया आपको, आपने बुक्स में लिख लिया, मन बना लिया है, मन में ये एक्सेप्ट कर लिया कि यार 50,000 का तो नुकसान हो गया। तो कंजर्वेटिज्म यही बोलता है अगर नुकसान हो तो उसको तो मन में रख लो, नुकसान हो गया नुकसान हो गया नुकसान हो गया। इससे क्या, कम से कम घर जाओगे तो वाइफ को बोलोगे अरे भैया जो फोन है तुम्हारे पास प्लीज उसी को यूज करो, अभी तो नुकसान होने वाला है। तो ये नुकसान होने वाला पहले से दर्द रहना चाहिए ना मन में, तो नुकसान को तो पहले से ही गले लगा लो, और प्रॉफिट अगर होने का है तो इंतजार करो। तो दोस्त इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ये प्रिंसिपल हमने लगे हाथ यहीं पर निपटा डाला है। आगे इंस्टीट्यूट के मटेरियल ने लिखा है इन्वेंट्री 2 लाख कैश पे, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख पैसा आने वाला है। कैश को देख लीजिए 10 लाख तो आया था इनके पास, और कैश पेमेंट कर दिया 8 लाख दिया था और 33,000 भाड़ा का, तो कैश बैलेंस बच गया 167। लाइबिलिटी साइड में आ जाइए, लाइबिलिटी साइड में ट्रेड पेएबल्स 2 लाख देना है, 3,000 देना है, और कैपिटल में डाल दिया 3,64,000। तो बस ये हो गया बैलेंस बराबर। तो ये बैलेंस शीट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो दोस्त ये लास्ट लाइन पढ़ेंगे आपके लिए, 10 अक्रूवल, मैचिंग एंड पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट वर्क टुगेदर। तो हमने बताया था ये 3 जिगरी दोस्त है, मैचिंग, अक्रूवल एंड पीरियोडिसिटी, तो ये मैप बन जाता है, ठीक है। वर्क टुगेदर फॉर इनकम मेजरमेंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो दोस्त आज यही रोकते हैं आपको। आई होप कि आप एंजॉय कर रहे हो। क्लर्क बनना है तो देखो चले जाओ, ट्रेडिशनल मेथड्स में चलो, काम करो, क्लरिकल काम करते चलो। बट अगर एक इंटेलिजेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो इस प्रोसेस को जो धीरे धीरे हम लेकर चल रहे हैं, आपको भरोसा दिखाना होगा। अनकन्वेंशनल है, मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि ये अनकन्वेंशनल तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कोई जनरली नहीं पढ़ाता इस तरीके से, बट बहुत जबरदस्त इफेक्टिव है ये आपको 2-4 लेक्चर के बाद समझ में आएगा कि यस, सर ने तो हमारा अकाउंट्स का पूरा बेस को ऐसा मजबूत कर दिया है कि अब कोई तूफान भी हिलाए तो हिलेगा नहीं।